नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। जय शनिदेव। क्लास में सानिया कह रही है। सानिया, आज बुधवार है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब बताइए, सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक है? दीपा फोगाट, नीतीश कुमार साहू, कुमारी प्रीति, सान्या, दीपाशा, अक्षिता, आकांश, दीपांशु, प्रतिमा, बहुत सारे बच्चे और भी आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार शाह, हर्षे। तो वी आर स्टार्टिंग द क्लास। लास्ट क्लास में जहां तक चर्चा हो चुकी थी उससे आगे चर्चा होगी। लास्ट क्लास में हम यहाँ पे 243 ई के बारे में बात कर चुके थे। आगे आप हेडिंग डाल लेंगे 243 एफ। एफ की हम बात करेंगे। कशिश केसरी भी आ चुकी हैं। केसरी कहाँ का सरनेम है यार? ये बिहार से हैं आप। आगे बढ़िए। 243 ई के बाद एफ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं 243 एफ। दो सौ तरतालीस एफ को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं किस तरीके से है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बहुत बेहतरीन। 243 एफ। अच्छा, इंदौर से कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं? इंदौर से हैं कुछ बच्चे। सर ये पॉलिटी खत्म करिए, पेशेंस लूज हो रहा है। हरिओम, मैं सच में क्लास अपलोड कराने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाई क्लास अपलोड, तो मैं कल इसको परसों खत्म कर देंगे पॉलिटी को। 243 एफ की हम बात करते हैं, जिसके अंदर किसके बारे में चर्चा की गई है? ठीक है, युग जो पूरी पंचायत होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पंचायत की बात की जा रही है, पंचायत की बात की जा रही है। पंचायत सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, पंचायत सदस्य बनने के लिए योग्यताओं का जिक्र है। के लिए योग्यताएं, के लिए योग्यताएं, योग्यताएं हमें देखने को मिलती है। योग्यताएं आपसे पूछी जा रही हैं, योग्यताएं क्या होंगी? तो आपको बताना होता है कि क्या क्या ऐसी योग्यताएं हैं जो चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आपका पता है मुझे, फोगाट। ठीक है, पंचायत सदस्य बनने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटीज टू बी, एलिजिबिलिटीज टू बी मेंबर ऑफ पंचायत। पंचायत क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। एज मस्ट बी, एज, एज आपकी जो है एज मस्ट मोर देन 21। आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, मस्ट बी इंडियन, आप भारतीय होने चाहिए। निर्वाचन सूची में आपका नाम होना चाहिए। निर्वाचन सूची में आपका नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नेम इन इलेक्शन लिस्ट, नेम इन इलेक्शन लिस्ट, नेम इन इलेक्शन लिस्ट, नेम इन इलेक्शन लिस्ट, इलेक्शन की लिस्ट में भी नाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। जहां पर भी निर्वाचन सूची का मतलब होता है इलेक्टोरल रोल बोलते हैं वैसे इसे, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल में भी आपका नेम जरूर होना चाहिए। योर नेम मस्ट बी इन इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल में आपके नाम का होना बहुत अनिवार्य है, वो बहुत होना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ अंकुल क्या परेशानी है। इसके बाद हम बात करते हैं 243 जी के बारे में। 243 जी, इसमें पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किया गया। पंचायत की शक्तियां, पंचायत की शक्तियों का उल्लेख है। शक्तियां आपकी बताई गई हैं। द पावर्स ऑफ पंचायत आपकी बताइए। पावर्स ऑफ पंचायत, पावर्स ऑफ पंचायत आपको देखने को मिलती है। पावर्स ऑफ पंचायत आपको देखने को मिल जाएंगे। पावर्स ऑफ पंचायत से आपको देखने को मिल जाती है कि जो पंचायत के अंदर पावर है वो आपको यहां देखने को मिल जाती है। आज वैसे कौन से नंबर की क्लास है? छवि, पावर्स ऑफ पंचायत आपको यहां देखने को मिल जाती है। वैसे ये डिस्क्राइब कहां पर है सर? दिस इज डिस्क्राइब्ड इन, इसका उल्लेख इसका उल्लेख किया गया है किसमें? 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में। अच्छा, 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में, 11वीं अनुसूची के 31 विषयों में, 29 विषयों में, 29 विषयों में किया जाएगा। तो 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय होते हैं उसमें इसका उल्लेख किया गया है।
द 29 सब्जेक्ट्स, अच्छा 51 क्लास है, 55 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप खुश? अच्छा अंकुल, मैं देखता हूं भाई, जो भी मैटर है मैं देखता हूं। नोट हो गया है तो बताएं। ठीक है, वैनम। पंचायत की शक्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे बताइए इसके बाद क्या, पंचायत की शक्तियों के बाद? सर 243 जी के बाद एच की जरूरत नहीं है, 243 आई की जरूरत है। राज्य वित्त आयोग का जिक्र है इसमें। पंचायत स्तर पर राज्य वित्त आयोग, पंचायत स्तर पर राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का जिक्र यहां पर है, तो आप इसको लिख लेंगे। स्टेट, स्टेट वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात यहां पर की गई है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वैसे यहां पे बताया गया है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? स्थापना बाई गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा स्थापना है, राज्यपाल द्वारा स्थापना, राज्यपाल द्वारा स्थापना, राज्यपाल द्वारा स्थापना, राज्यपाल के द्वारा आपकी स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी, राज्यपाल द्वारा स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको और भी बातें देखने को मिलती हैं कि राज्यपाल तो इसकी स्थापना करेगा ही करेगा, प्लस ये जी आई जे की जरूरत नहीं है, के आप देख लीजिए 243 के, ये आपका क्या होता है? अच्छा, इसमें सदस्य कितने होते हैं? राज्य फाइनेंस कमीशन के अंदर सदस्य कितने होते हैं? 4+1 होते हैं, सदस्य 4 होते हैं, प्लस एक होता है मुखिया, तो आपको पता लगता है 415 आपको देखने को मिलते हैं टोटल मेंबर्स। एच नहीं है, एच के अंदर बताया गया टैक्स डिवीजन। सर इतनी मेहनत करके नोट्स बनवा रहे हो, बुक लॉन्च कर दी, बुक हम कंफ्यूज है, बुक पढ़े, नोट्स जो आपको अच्छा लगे दीपक। ठीक है, चलिए, जो आपको अच्छा लगे, अगर आपको बुक अच्छी लग रही है बुक ले लो, नोट्स अच्छे लग रहे हैं नोट्स ले लो। नोट्स की बात अलग होती है, नोट्स मुझे ज्यादा पसंद है। मैंने बताया, मैं कार्य नहीं करता इस कारण से कि आपके लिए कुछ अलग से पैसे कमाए जाए, नहीं, बहुत स्पष्ट, बहुत दो टूक बातें। जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना बुक के सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है बिना क्लास के सिलेक्शन नहीं होगा, बात खत्म। हाँ, क्लास पढ़नी जरूर पड़ेगी, वीडियो देखनी जरूर पड़ेगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बुक ले लें या नोट्स ले लें, दोनों जरूरी है, अब आपके ऊपर है। अब कम से कम मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप में सोचने समझने की इतनी क्षमता तो है कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। 243 के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो बाबू इसमें बताया गया है इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के जिक्र यहां पर किया गया है। इसको हम बोलते हैं राज्य चुनाव आयोग या स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इसको बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, संविधान का भाग 9 है, नोट करें।
ठीक है, नोट हुआ। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमें यहां से पता लगता है संविधान का भाग 9 नहीं पढ़ते हैं हम यहां से हम। ठीक है, माल है भब्बा की दे आते हैं वह बहु। लो भाई, भाग 9 है, ये बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। इट टॉक अबाउट म्युनिसिपैलिटी। ये म्युनिसिपैलिटी का उल्लेख करता है, म्युनिसिपैलिटी का उल्लेख करता है, नगर पालिका का उल्लेख करता है, नगर पालिका का उल्लेख करता है, नगर पालिका का उल्लेख आपका ये करता है। और इसी नगर पालिका में आपको बहुत कुछ पता लगेगा जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको इसमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आपको इसमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं 243 पी से लेके ZG तक आपको देखने को मिलता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, यही नहीं अभी और सुनिए। तो जे नहीं है, जे के अंदर बच्चे केवल और केवल आपका कर संग्रह की बात की गई है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के बारे में अगर पूछे कब लागू हुआ, सर 74 संशोधन आपको देखने को मिलता है जो 1992 में हुआ, लागू 1993 में हुआ, imposed in 1993, imposed in 1993, imposed in 1993, 1993, 1993 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ? 1993 में ये लागू हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं। बताइए, भाग 9A के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, प्रमुख आर्टिकल तो ये है ही, ये हमने बता दिया। तो इसके प्रमुख आर्टिकल्स देख लीजिए, प्रमुख आर्टिकल आप देख लीजिए, मेजर आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले 243P, 243P ये बताता है संरचना के बारे में, संरचना के बारे में बात करता है, नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना की बात करता है, नगर पालिका की संरचना, संरचना की बात करता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी आपको देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर ऑफ म्युनिसिपैलिटी आपको देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ म्युनिसिपैलिटी के बारे में सबसे प्राइम लेवल पे आपको क्या देखने को मिलती है स्ट्रक्चर ऑफ म्युनिसिपैलिटी में? सबसे पीक पे आपको क्या म्युनिसिपैलिटी है सर जी? सबसे ऊंचे लेवल पर जो म्युनिसिपैलिटी आपको देखने को मिल जाएगी उसके बारे में याद रखना सर, इसको बोलते हैं नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। इसको बोलते हैं नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, परिषद, और ये होती है नगर पंचायत, और ये होती है नगर पंचायत, पंचायत। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज म्युनिसिपल काउंसिल, काउंसिल, और दैट इज म्युनिसिपल पंचायत, म्युनिसिपल पंचायत। ये म्युनिसिपल पंचायत है। तो ये 3 तरीके से आपको ऐसे देखने को मिलती है, याद रखें। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको पता लगती है नगर पालिका की जो संरचना है, इसके बाद हमें संरचना के बाद पता लगता है किस प्रकार से आपको पता लगता है इसमें मुखिया कौन कौन होता है। सर इसमें आपको देखने को मिलता है चेयरमैन, इसमें परिषद प्रमुख देखने को मिलता है, प्रमुख देखने को मिलता है, और यहां आपको देखने को मिलता है, अच्छा यहां कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां चेयरमैन भी देखने को मिलता है, और यहां आपको देखने को मिलता है मेयर, मेयर आपको यहां देखने को मिलता है। पूर्वीयूर इसको बोलते हैं, मेयर बोलते हैं वैसे तो, मेयर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया यहाँ आपको मेयर देखने को मिलता है, या चेयरमैन देखने को मिलता है, यहां भी आपको चेयरमैन देखने को मिल जाता है, इसका जो मुखिया होता है, हेड होता है। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट
243W के अंदर, 243W के अंदर बात करते हैं, 243W, 243W की हम बात करते हैं। नगर पालिका के कर्तव्य हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं, कर्तव्य, कर्तव्यों का मतलब क्या हुआ? रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, कैसी कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ वी टॉक अबाउट दैट, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे आपको देखने को मिलती है, बताया जाता है 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में 18 विषय बताए गए हैं, 18 विषय हैं जिसकी पावर्स को दर्शाते हैं, केवल वही जरूरी है, केवल वही जरूरी है, नोट करिए। ठीक है, चंडीगढ़ में घोटाला हुआ था, इसमें हाँ हुआ तो था भाई, हुआ तो था भाई, याद रखिए। ठीक है, अब रिसेंट एग्जाम्स में क्या हुआ, कुछ और भी इसके अंदर पूछे लिए गए छोटे छोटे पॉइंटर्स, जैसे 243S पूछ लिया कि 243S में क्या होता है, 243T में क्या होता है, तो वो भी देख लीजिए 243S और T क्या होते हैं। तो आप बात करेंगे 243S क्या होता है, 243 243S, एस में वार्ड समितियों का गठन, नगर पंचायतों में वार्ड समितियों के गठन की बात करते हैं, नगर पंचायतों में वार्ड समितियों के गठन की बात करते हैं, याद रखिए। नगर पंचायत में वार्ड समितियों का गठन, नगर पंचायत में, नगर पंचायत में वार्ड समितियों का गठन, वार्ड समितियों का गठन, समितियों का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वार्ड्स इन नगर पंचायत, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वार्ड्स, ऑफ वार्ड्स इन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वार्ड्स इन, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत के अंदर वार्ड समितियों के गठन की बात की गई है 243S में। कहा गया है कि 20 लाख पॉपुलेशन होगी तब आपका एक वार्ड बनेगा। ठीक है, चलिए बताइए देव कुमार भाई क्या बात है, सरपंच साहब से आपको क्या बात करनी है बताओ क्या बात है बताओ। अगर बात करूं यहां पर, तो मिनिमम इसके लिए पॉपुलेशन कितनी चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन कितनी चाहिए इसके लिए, सर मिनिमम पॉपुलेशन इसके लिए चाहिए 20 लाख, तब जाके एक वार्ड बनेगा। तो 20 लाख पॉपुलेशन पर एक वार्ड बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, चलिए नहीं 20 लाख में वो बनेगा, 3 लाख है, 3 वार्ड है ना, ये गलत भावनाओं में भाग गया, ये 3 लाख है, 3 लाख में एक वार्ड बनेगा। 20 लाख में तो पूरी पंचायत बनती है, याद रखिए। देन हम आगे बढ़ते हैं, 243T भी देख लेते हैं, आरक्षण की बात करता है, रिजर्वेशन इन
रिजर्वेशन इन म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन की बात की गई है। तो एससीओ के लिए होता है, एसटीओ के लिए होता है, फीमेल्स के लिए 1/3 है, 1/3 यहां पर भी है आरक्षण। आरक्षण आपको यहां देखने को मिल जाता है। आर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आर इतना जरूरी नहीं है, उसको आपको इतना याद नहीं रखना है। आगे बढ़े, ठीक है। आर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया। क्योंकि बच्चे वो केवल नगर पालिका की संरचना के बारे में बताता है कि कौन सा कब गठित होगा, इनका होना, इनका एग्जिस्टेंस वो यहां पर बताया गया है। इनका होना, इनका एग्जिस्टेंस यहां पर बताया गया है, अस्तित्व है यहां पर, अस्तित्व यहां पर है। मेयर इलेक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हालांकि भाई आपके पेपर में नहीं आएगा, बट उसमें वर्ड के हिसाब से ही आपका मेयर है जो चुना जाएगा, वर्डों में से जो प्रमुख होगा उसको चुनेंगे। नोट कर लिया है तो आगे बताइए, तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 243Y, ये आपकी फाइनेंस कमीशन की बात करेगा। 243Y नगर पालिकाओं में वित्त आयोग, यह है नगर पालिकाओं में वित्त आयोग, नगर पालिकाओं में वित्त आयोग, नगर पालिकाओं में वित्त आयोग। तो फाइनेंस कमीशन इन म्युनिसिपैलिटीज, फाइनेंस कमीशन इन म्युनिसिपैलिटीज, फाइनेंस कमीशन, कमीशन इन म्युनिसिपैलिटीज, इन म्युनिसिपैलिटीज, फाइनेंस कमीशन म्युनिसिपैलिटीज की, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर फाइनेंस कमीशन कैसा है, तो आपको पता लगेगा इसका गठन भी कौन करता है। गठन बाई गवर्नर ही होगा, फॉर्मेशन बाई गवर्नर, गठन कौन करता है, गवर्नर करता है, गठन गवर्नर के द्वारा होगा। और सदस्य इसमें कितने आपको देखने को मिल जाएंगे, सदस्य, तो सदस्य वही होंगे, 4+1 = 5 आपको देखने को मिल जाएंगे, 4+1 = 5 आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर सदस्य। ठीक है, चलिए 243Y है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बताइए। क्या हुआ आकाश, ठीक है। 243ZA, ठीक है। चलिए, आर्टिकल स्मॉल अल्फाबेट या कैपिटल से दिक्कत होती है, अलग अलग मतलब होता है, स्मॉल है बिग है तो फर्क पड़ता है, ये सब बिग चल रहे हैं, बिग बिग हैं सारे, बाद में ऐड हुए हैं, इसका मतलब है 243ZA आपको देखने को मिलता है पंचायत प्रावधान, यानी चुनाव प्रावधान, नगर पालिकाओं के चुनाव प्रावधान, नगर पालिकाओं के, नगर पालिकाओं के चुनाव प्रावधान यहां बताए गए, चुनाव प्रावधान, इलेक्शन प्रोविजंस बताए गए, इलेक्शन प्रोविजंस बताए गए, इलेक्शन प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, इलेक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ, इलेक्शन प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं यहां पर, इलेक्शन प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आपको यहां पता लगता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगर ये नोट आपने कर लिया है देन वी विल मूव फर्दर, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लिए।
ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बाबू भाग 9B की। तो 9B तो भाग था ही नहीं, बहुत बाद में ऐड हुआ। 9B की बात करते हैं। क्या हुआ राहुल बाबू? भाग 9B की बात करते हैं। भाग 9B, संविधान का भाग 9B। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है सहकारी समिति। सहकारी समिति आपको देखने को मिल जाएगी। सहकारी समिति आपको देखने को मिल जाएंगे। और सहकारी समिति को हम किस प्रकार से जानेंगे? सहकारी समिति को हम किस प्रकार से जानेंगे वो समझिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में किस प्रकार से चर्चा की गई उसके बारे में हम जानते हैं। 97वें संविधान संशोधन 2002 होता है। 57वां संविधान संशोधन 2002 होता है। संविधान संशोधन 97 संशोधन 2011 आपको देखने को मिला। 57वां संविधान संशोधन 2011 आपको देखने को मिला। उसकी हम बात कर लेते हैं। सर, नगर निगम परिषद और नगर पंचायत किस जिले में होती है, कंडीशन क्या है? ओके, एक बच्चा पूछा सर नगर निगम वगैरह की कंडीशन क्या है। देखो यार, जो छोटे आपके कस्बे होंगे या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे आपके जो होते हैं ना नॉर्मल टाउन, तो ये छोटे कस्बे होते हैं, स्मॉल टाउन्स होते हैं, छोटे कस्बे। पॉपुलेशन का वेरिएशन इसमें नहीं दिया गया है, दिया गया होता तो मैं आपको जरूर बताता। स्मॉल टाउन होते हैं ये होते हैं बिग टाउन या स्मॉल सिटी। परिषद होते हैं बिग टाउन या स्मॉल सिटी। या तो आप कह सकते हैं ये बिग टाउन थे, या आप कह सकते हैं स्मॉल सिटीज हैं, या स्मॉल सिटी आपको देखने को मिल जाएंगे, स्मॉल सिटी। जो नगर निगम होते हैं दीज आर कॉल्ड एज बिग सिटी या महानगर, इनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। या तो बिग सिटी बोल दीजिए या मेट्रोपॉलिटन बोल लीजिए, मेट्रोपॉलिटन बोल लीजिए। मेट्रोपॉलिटन आप बोल लेंगे, मेट्रोपॉलिटन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। 57वां संविधान संशोधन 2011 जैसे आपको देखने को मिलता है। इसमें पता लगता है सहकारी समितियों का उद्गम यहीं से हुआ। सहकारी समितियों का उद्गम, समितियों का उद्गम, समितियों का विकास आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। का विकास, डेवलपमेंट, सहकारी समितियों का विकास यानी डेवलपमेंट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए कि किस तरीके से आपको समझना है। आपको पता लगेगा सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमें देखने को मिलती हैं उसके बारे में ना कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि सर सहकारी समिति अगर कोई है तो इसका जिक्र आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट के सी में हो सकता है, आर्टिकल 43 बी में हो सकता है, या इसके लिए संवैधानिक दर्जा, इसकी शक्तियां वगैरह या उल्लेख, शक्तियां या उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा 9B भाग में। 9B भाग में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो 9B भाग यानी पार्ट है, इसमें आर्टिकल है 243 ZH से लेके ZT, 243 ZH से लेके ZT, ये पूरा उल्लेख इसमें है आर्टिकल्स का। अब 19 फर्स्ट में यहां फंडामेंटल राइट है, यहां यह एक TPSP है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो सहकारी समिति का काम क्या होता है वैसे, वर्किंग क्या है इसकी? सर एक स्टेबिलिटी गेन कराते हैं, एक स्टेबिलिटी गेन कराते हैं, एक स्टेबिलिटी गेन कराते हैं। वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं वो देखते हैं। सर अगर कोई मुझसे पहले पॉलिटी पढ़ चुका है तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है आपको। टाइम नहीं लगता है सिंह साहब, मैं सुबह में खाता हूं फिर रात में खाता हूं। जिक्र से पहले ये बता देता हूं कि सहकारी समिति होती क्या है, जैसा कि सतवंत भाई ने कहा है। तो सत्तू भाई ये देखो क्या होती हैं सहकारी समितियां। ऐसी समितियां या संस्थाएं, ऐसी समितियां या संस्थाएं जो
एक लोकल गवर्नेंस के लेवल पर या स्थानीय सरकार के स्तर पर, जो स्थानीय स्वशासन के स्तर पर, स्वशासन के स्तर पर, स्वशासन के स्तर पर, जो स्थानीय स्वशासन के स्तर पर आर्थिक स्थिरता को बनाए रखे, स्तर पर आर्थिक स्थिरता को बनाए रखे, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखे, ये आपको यहां देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार की समितियां आपका होती हैं। तो आप लिख सकते हैं द कमिटीज विच फॉर्म, कमिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस दैट, ठीक है, चलिए, मेक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एट पंचायत, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पंचायत, स्टेबिलिटी एट पंचायत, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एट पंचायत, पंचायत पर आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हैं, राइट है, ये 9 भी है। अच्छा, वैसे ना सहकारी समितियां ऐसे नहीं होती थी, कोई भी समिति जैसे आप करते हो ना, समूह वगैरह बनते हैं गांव में, सस्ती दरों पर लोन देने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं, ठीक है, ये भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो सब चीज भी सहकारी समिति है नहीं। सहकारी समिति के लिए एक विशेष डेफिनेशन है कि भाई ऐसी समिति ही सहकारी कहलाएगी जिसका मालिकाना हक, कोई भी कंपनी है उसका मालिकाना हक, मालिकाना हक, मालिकाना हक का मतलब क्या हुआ कि सर उसकी ओनरशिप, ओनरशिप, उसकी जो ओनरशिप है ना, जो उसकी ओनरशिप है वो किसके हाथ में है? सर जी ओनरशिप तो देखने को मिल जाएगी आपको किसके हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के हाथ में ओनरशिप देखने को मिल जाएगी, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? सर जी ओनरशिप के बारे में अगर हम कहें कि ओनरशिप किसके हाथ में होगी, तो सर समझिएगा, सर ओनरशिप तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के ही हाथ में होगी, जिसको कहेंगे गवर्नमेंट। तो ओनरशिप होगी गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार के हाथ में, लेकिन इसमें कार्यरत व्यक्ति प्राइवेट होंगे, लेकिन इसका संचालन या ड्रिवन, ड्रिवन कौन कर रहा होगा इसको? एक प्राइवेट कंपनी कर रही होगी, ड्रिवन बाय प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के द्वारा ड्रिवन होती है, यानी निजी संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, निजी संस्था, उसको हम सहकारी बोलेंगे। आगे अब हेडिंग डाल लीजिए, संविधान का भाग 10, पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, हेडिंग डालिए। नोट हुआ? सर सीएम काउंसिल की सलाह पर वर्क करता है या काउंसिल सीएम की सलाह पर वर्क करती है? आप मतलब देखो शैलेश भाई,
जो काउंसिल होती है वो सीएम की सलाह पे काम करती है। 19(1) का मतलब क्या? 19 के पहले क्लॉज का सी क्लॉज, 19 के पहले क्लॉज का सी सब क्लॉज है। अरे मैं यही हूं भाई, मैं कहीं नहीं जाता, मैं नोट करने के लिए स्पेस छोड़ता हूं, बाद में कहते हो नोट करने के लिए जगह नहीं छोड़ते आप। हाँ, लिख लीजिए संविधान का भाग 10, पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का भाग 10। पार्ट 10 की बात करते हैं, संविधान का भाग 10। संविधान में अनुसूचित क्षेत्र प्लस जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जनजाति क्षेत्र के प्रावधान, जनजाति क्षेत्र प्रशासन प्रावधान, जनजाति क्षेत्र प्रशासन प्रावधान, जनजाति क्षेत्र प्रशासन। ठीक है, आप लिख सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया, एरिया प्लस ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहां पर की गई है। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलो तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से चर्चा की गई है। बहुत ध्यानपूर्वक थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आपको पता लगेगा बहुत सारा कुछ। सिर्फ पार्ट 10 के अंदर आपका आर्टिकल है 244। ठीक है, आप बता दीजिएगा केसरी, आप बता दीजिएगा, आप आ जाइएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप ले लीजिएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल 244, मुझे भी बढ़िया लगेगा। 244 की हम बात करते हैं। एक ही आर्टिकल इसमें आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले 244 का पहला, 244 का पहला है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें बताया गया है जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है, या जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, तो इसका प्रशासन, इसका प्रशासन राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा, अथवा इनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा, इनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा, इनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा, इनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा। तो कहने की बात क्या हुई? ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर, पूछा जाता है कई बार इसमें अनुसूची कौन सी है। अनुसूची 5 से संबंधित है ये, अनुसूची 5 से रिलेट करता है, अनुसूची जो 5 है हमारी उसी से रिलेट करता है। शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 में इसका उल्लेख है। सेकंड हम बात करते हैं 244 का दूसरा क्लॉज। इसमें भी यही बताया गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है। मेघालय और मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है, प्रशासन का उल्लेख इसमें दिया गया है। बताया गया है कि प्रशासन किस प्रकार से होगा, वही है उल्लेख। तो प्रशासन कौन करेगा? वही राष्ट्रपति या कोई प्रशासक। प्रशासन करेगा कौन? राष्ट्रपति या प्रशासक, या प्रशासक करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेटर, समझिएगा। तो दैट इज असम, त्रिपुरा, दैट इज मेघालय,
या मिजोरम? मेघालय या मिजोरम? मिजोरम। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रशासक करेगा। शेड्यूल पूछी जाएगी, शेड्यूल कौन सी है? तो आप बताएंगे सर शेड्यूल आपको देखने को मिलती है इसमें शेड्यूल 6। शेड्यूल छठवीं से रिलेट करता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना होता है। फटाफट इसको नोट करिए, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक रवि नाम का लड़का कह रहा है सर मैं बुलंदशहर का हूं। अबे रवि मल्होत्रा कब से हैं भाई बुलंदशहर में? मुझे तो याद नहीं कोई मल्होत्रा बुलंदशहर का। नोट हो गया? फटाफट नोट करो। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने कर लिया है तो। दुर्गेश का कहना है पॉलिटी की कितनी क्लास और होंगी? मैंने बोल दिया 55 क्लास में खत्म हो जाएगा ये। तुम नरौरा के पास क्या हो? नरौरा में हमारे भी जानकार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाबू संविधान के भाग 11 और संविधान के भाग 12 के बारे में। पार्ट 11 और पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 11 एंड पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये होता है केंद्र राज्य संबंध होता है। ये केंद्र राज्य संबंध होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन होता है। दिस इज सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन आपको देखने को मिल जाता है, केंद्र राज्य संबंध। बात करते हैं पार्ट 11 और बात करते हैं पार्ट 12 के बारे में। पार्ट 11 में आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 245 से लेकर 263। इसके अंदर जो रिलेशन है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन है, विधायी और राजस्व संबंध है। विधायी और राजस्व संबंध है, राजस्व संबंध है, सॉरी विधायी और कार्यकारी है। ठीक है, कार्यकारी और विधायी, कार्यकारी और विधायी संबंध इंग्लिश के हिसाब से लिख देता हूं। कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, विधायी यानी लेजिस्लेटिव। सेकंड यहां पर है 264, आर्टिकल 264 से 300 ए तक राजस्व संबंध है, रेवेन्यू रिलेशंस है, संबंध है, रेवेन्यू रिलेशंस है, रेवेन्यू रिलेशंस है। राजस्व संबंध यानी रेवेन्यू रिलेशंस देखने को मिलते हैं।
तो जब अनुसूचियों में इनका जिक्र है तो यहां फिर क्यों? अनुसूची सिर्फ कुछ एक व्याख्या देती है, संपूर्ण नहीं बताती। हाँ, तुम सीजीएल के लिए पढ़ो भाई शुभम, आपकी हिस्ट्री की बुक नहीं मिल रही है, वो अंडर डेवलपमेंट है, वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी नई वाली। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना यही रहेगा, अगले क्लास में हम यहीं से चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।